गुड इवनिंग। कहाँ रह गए बाकी? मीनाक्षी नहीं दिख रही है काफी टाइम से। मनीष, कोई बात हुई है उससे? हरिद्वार से आई नहीं वो वापस? आ गई मैम वहां से तो। आ गई? फिर लाइव क्लास क्या बात, वो रिकॉर्डेड देख रही है क्या? अभी पिछले लेक्चर रहते हैं उसके। यस मैम, रिकॉर्डिंग तो देख रही है। ठीक है। और रेशम भी आज छुट्टी पे, उसका मैसेज तो आ गया। शिवांगी भी छुट्टी पे है। ठीक है, तो बाकी आ ही चुके हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे, जो लास्ट क्लास हमने की थी उसमें बर्नौली इक्वेशन का यूज करके हमने केल्विन सर्कुलेशन थ्योरम को किया था। ठीक है। और आज जो हम वोटिसिटी इक्वेशन निकालने वाले हैं और उसका बेस जो एक एग्जाम्पल है वो करेंगे। नेहा, तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? मैम बेटर है अब। ठीक है। चलो, तो अटेंड कर पा रहे हो ना? क्लास हो गई लास्ट वाली? हाँ, की है मैंने अभी। ठीक है, चलिए। यस, वोटिसिटी इक्वेशन पे चलते हैं अब हम। उससे पहले किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। तनु, क्लियर हो गया पिछला सारा? यस मैम। मैम वो जो क्रॉली है ना इस थ्योरम के बाद में, फर्स्ट क्रॉली, उसका प्रूव करने के बाद वो लैंग्वेज में 2-3 लाइंस लिखता है, वो ज्यादा हाँ। क्लियर नहीं हुई। अच्छा, वो लाइन एक्चुअली में क्या है जो आपने प्रूव किया ना, उसी को इंग्लिश में लिखा है। अगर आप एक सिंपल सी बात कहो तो फिर भी मैम समझ प्रोडक्ट। नहीं आया वो कैसे हाँ। लिखते हैं। हाँ, एक बार देखते हैं उसको, पढ़ती हूँ मैं उन लाइंस को, या फिर आप एक बार रीड करो उन लाइंस को। है नोट्स आगे आपके? यस मैम, 1 मिनट रुकना मैम प्लीज। हाँ जी। मैम एक बार थर्ड रिमार्क भी बताना इसका। ओके, थर्ड भी करेंगे। मैम ये लिखा हुआ है कि this shows that the product of the cross section and angular velocity at any point on a vertex filament is constant ठीक है, देखो along the क्या लिखा vertex है। filament of all points. यस, ये जो हमारा लास्ट रिजल्ट निकला था, ओवर द सरफेस एस कर्ल क्यू डॉट डी एस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यही निकला था हमारा। मतलब एक तरीके से एक्साई है। एक्साई क्या होता है? आपके पास वोटिसिटी वेक्टर होता है। ये क्या है? एक तरीके से एरिया है जिसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर मैं लिख दूं। क्रॉस सेक्शनल मतलब हमने उसका सेक्शन ले लिया, गिवन जो भी ट्यूब थी उसका। तो जब भी आप सेक्शन लेते हो क्या बन जाता है? फिलामेंट बन जाता है। ये हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था पीछे, वोर्टेक्स फिलामेंट बन जाता है। तो जैसे मैंने क्रॉस सेक्शन एरिया की बात की है और इनटू में क्या किया वोर्टेसिटी को, तो वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है ओवर द वोर्टेक्स फिलामेंट। कुछ ऐसी ही लाइन है, आप पढ़ो। द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा यहाँ पे। द प्रोडक्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड एंगुलर वेलोसिटी। एक्साई क्या होता है आपका? है तो ये भी एक वेलोसिटी, लेकिन ये एंगुलर वेलोसिटी है, रोटेशन है इसके अंदर। एक्साई रोटेशन को शो करता है वेलोसिटी की टर्म में। तो इसको एक जो आप चाहे वोटिसिटी बोलो, चाहे आप इसको एंगुलर वेलोसिटी बोलो, दोनों ही टर्म इक्विवेलेंट है। ठीक है। तो एंगुलर ओके वेलोसिटी मैम। की प्रोडक्ट की हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ, वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी ऑन अ वर्टेक्स फिलामेंट। क्लियर हुआ? यस मैम। चलिए, तो थर्ड स्टेप की तरफ और बढ़ते हैं। एक तो थर्ड क्रोलरी भी पूछी है किसी ने। थर्ड क्रोलरी में क्या है हमारे पास कि आपको ये शो करना है, एक बार अगर किसी एक टाइम पे मोशन इरोटेशनल है, फ्लो इरोटेशनल है, तो आने वाले सभी टाइम के लिए जो टाइम रहेगा उस टाइम के अलावा हर टाइम पे, फॉर ऑल टाइम, वो इरोटेशनल ही बन जाएगा। अगर एक बार इरोटेशनल बन गया तो मतलब अगर आपने ये कह दिया एक बार एक्साई की वैल्यू 0 है और टी इज इक्वल टू 0, या फिर टी इज इक्वल टू टी नॉट कहो, वैसे तो पर्टिकुलर हम किसी टाइम पे बात कर रहे हैं।
तो आपको ये शो करना है कि जो ये फ्लो है ना, फ्लो कौन शो करता है? आपका वेलोसिटी एक तरीके से। तो जो फ्लो है वो हमेशा के लिए इरोटेशनल बन जाएगा, मतलब एक्साई की वैल्यू 0 हो जाएगी फॉर ऑल टी, हमें ये शो करना है, ठीक है। और ये एक तरीके से गिवन है, नहीं हाँ ठीक है। हाँ जी दी। चलिए, तो यहाँ पे इसके बाद अब हमारा मेन क्या, हम किस तरीके से शो करें इस पॉइंट को, गिवन तो एक टाइम पे है। तो एक काम करते हैं, हमारे पास एक थ्योरम जो हमने भी की है पीछे, उसी थ्योरम को लेके चलते हैं। तो कैसे लेंगे वो वाले थ्योरम, हमारे पास है टाउ इज इक्वल टू क्यू डॉट डी आर, क्यू डॉट डी आर, या फिर जिसको हमने अलोंग द सरफेस एस भी लिखा था, कर्ल क्यू डॉट एन डी एस इज इक्वल टू 0। यही लेके चलते हैं। हमारे पास टाउ की वैल्यू वैसे तो कांस्टेंट होती है, लेकिन अब एट टाइम टी नॉट कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है, एट टी इज इक्वल टू टी नॉट तो उसने 0 दे दिया, ठीक है। अब बात ये है कि केल्विन सर्कुलेशन थ्योरम तो ये कहती है कि टाउ तो कांस्टेंट रहेगा, टाउ कांस्टेंट रहेगा। अब अगर एक पॉइंट पे वैल्यू 0 आ चुकी है, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना, कांस्टेंट रहेगा मतलब हर पॉइंट पे सेम ही वैल्यू रहेगी, तो जो एक पे वैल्यू आई है वही सब पॉइंट पे आएगी। तो टाउ की वैल्यू हमारी हर टाइम पे क्या हो गई है, 0 हो गई। अभी तक ये आया हमारे पास कि टाउ इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल टाइम टी, ठीक है। आगे आने वाले सभी पॉइंट्स के लिए टाउ की वैल्यू 0 रहेगी। अब बात ये हो रही है यहाँ पे, अगर टाउ की वैल्यू 0 तो मतलब कौन 0 है आपका, एन डॉट एक्साई डी एस ओवर द सरफेस एस, ये 0 बन गया फॉर ऑल टी। और ये 0 कब होगा, एस तो कोई भी आर्बिट्रेरी लिया है ना हमने, गिवन सरफेस कोई भी स्मॉल एरिया, ये तो आर्बिट्रेरी, तो अंदर वाले पार्ट को ही 0 होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, एक्साई डॉट डी एस बार इज इक्वल टू 0, तो हमारा जो ये वाला पार्ट है एक्साई ही क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा फॉर ऑल टाइम टी। जो हमें प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है। क्लियर हुआ है? हाँ जी दी। चलिए, तो अब नेक्स्ट मैम फिर टॉपिक, इसके बाद आपने जितना करवाया इसके बाद इसने कुछ स्मॉल एस लेके कर रखा है, ये करना क्या जरूरी है फिर? नहीं ये कोई जरूरी नहीं है, कोई एक चीज से बोला हुआ इसने कि डेल्टा एस आर्बिट्रेरी था, इसने वही वही स्मॉल एस लिया, डेल्टा एस ले लिया, आर्बिट्रेरी रीजन दिखा रहा है, ठीक है। वो अंडरस्टूड ही है कि हमारा डेल्टा एस आर्बिट्रेरी है, इसलिए एक्साई को 0 लेना पड़ेगा। तो ठीक है। थोड़ा सा देखो क्या है, जो ये वाले सर थे ना, नामदल सर, ये अपनी लैंग्वेज को प्रेफर किया करते थे कि जो लैंग्वेज वो लिखवा रहे हैं वही बच्चा अगर पेपर में लिखेगा तो ही उसको अच्छे मार्क्स, कंप्लीट मार्क्स वो सर दिया करते थे। लेकिन अब क्या है, वो सर चल रहे हैं छुट्टियों पे, तो हो सकता है कि ना ही वो पेपर बना पाए, ना ही वो पेपर चेक करें, फिर भी हम उन्हीं के नोट्स को फॉलो कर रहे हैं। आप अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो, जो आपको समझ आ रहा है चीजें उस अकॉर्डिंगली, ठीक है। पहले उन सर का ये रहा करता था कि जो उनके अकॉर्डिंग नहीं लिख के आता है ना, और जो वेक्टर नहीं लगाता है स्पेशली, उनके तो आधे मार्क्स दिया करते थे, और री भी बहुत लोगों की दिया करते थे। पहले ये वाला सब्जेक्ट इतना टफ माना जाता था सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि मोस्टली बच्चों की री आई हुई होती थी इस पेपर में, सिर्फ वेक्टर ना लगाने के कारण, या फिर उन्होंने सर की लैंग्वेज नहीं लिखी उस कारण से। तो इसीलिए थोड़ा बहुत फॉलो करो, नोट्स को भी करना ही है फॉलो, लेकिन आप अपनी लैंग्वेज भी ऐड ऑन कर सकते हैं जो आपको समझ आ रहा है। वो नहीं एक्यूरेट चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप कुछ और ही लिख दो, तो कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट इसके अंदर अब आपका जो टॉपिक हम करने वाले हैं आज का, दैट इज वोर्टिसिटी इक्वेशन। देखो, हमें एक ऐसी इक्वेशन ड्राइव करनी है जो वोर्टिसिटी इक्वेशन कहलाए, जिसमें एक्साई का ही रोल हो पूरा का पूरा, एक ऐसी इक्वेशन हो जिसमें एक्साई ही आ रही हो, मेनली मेनली हमें वो चाहिए। तो अगेन हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, आइलर इक्वेशन को लेकर। आइलर इक्वेशन तो आपके लिए रामबाण का काम करेगा इस सेक्शन में, उसको तो किसी भी थ्योरम के प्रूफ से पहले आपको लेना ही लेना है, वो तो आपका यूज होने ही वाला है। तो स्टार्ट करते हैं, आइलर इक्वेशन लिखते हैं जब आपको एक कंडीशन दे रखी है सिर्फ, कौन सी कंडीशन, जो बॉडी फोर्स है वो कंजर्वेटिव है, सिर्फ ये कंडीशन दी है इस वाले में आपको, पहले तो इनिशियली ये कंडीशन दी है। चलिए आइलर इक्वेशन लिखते हैं, या फिर डी क्यू बाय डी टी, या फिर इसके सेकेंड फॉर्म में कर्ल क्यू बाय कर्ल टी, डेल्टा ऑफ हाफ क्यू स्क्वायर हमने लिखा था,
माइनस क्यू क्रॉस एक्साई, ये हमने किया था लास्ट टाइम। यहाँ पे होता है एफ माइनस 1/रो डेल पी, यही था। एफ की जगह पे माइनस डेल्टा ओम में लिख रही हूँ क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स दे रखे हैं, -1/ओम डेल पी। तो हमने क्या लिख लिया, आइलर इक्वेशन। ठीक है, आइलर इक्वेशन लिख दी है। अब इस इक्वेशन में ही आपको बस फर्दर चेंजेस करने हैं। हमें मेनली एक्साई चाहिए है, एक्साई बनाना है पूरी इक्वेशन में। मतलब इक्वेशन के अंदर एक तो ये वाला पार्ट रहना चाहिए, एक्साई वाला। ये कहीं ना कहीं हम खत्म करना चाह रहे हैं क्योंकि हमारा एक्साई में काम चल रहा है। तो एक बात बताओ, ये जो है टर्म्स, ये कब आपकी खत्म हो सकती है? क्या बनाऊं ऐसा मैं यहाँ पे, किससे मल्टीप्लाई करूं इनको? लैप्लास ऑपरेटर बनाए इनको, डेल स्क्वायर जैसे ही बनेगा वो जीरो हो जाएगा ना। लैप्लास ऑपरेटर जो होता है वो हार्मोनिक फंक्शन होने के कारण डेल स्क्वायर में कोई भी क्वांटिटी को जीरो कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी अब हर जगह होल्ड कर रही है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पे जो हमने इक्वेशन लिखी है, इस इक्वेशन के अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कर्ल ले देंगे दोनों तरफ, कर्ल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, ये अप्लाई कर दो। तो जैसे ही मैं कर्ल लूंगी, डेल क्रॉस कर्ल क्यू बाय कर्ल टी, यहाँ बन जाएगा डेल क्रॉस डेल हाफ ऑफ क्यू स्क्वायर माइनस डेल क्रॉस क्यू क्रॉस एक्साई, और यहाँ बन गया माइनस डेल क्रॉस डेल ओम माइनस 1/रो डेल क्रॉस डेल पी। अभी जो डेल क्रॉस बन रहे हैं ये तो हो गए डेल स्क्वायर एक तरीके से, ये भी डेल स्क्वायर, ये भी डेल स्क्वायर, ये भी डेल स्क्वायर। डेल की डेल के साथ ही अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, अगर दो सेम वेक्टर के हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या आंसर आता है? 0 दीदी। जीरो ही आएगा ना। क्रॉस प्रोडक्ट में सेम एंगल हो गया, उनके बीच में साइन जीरो जीरो। तो एक तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट सेम सेम पे होने के कारण या डेल स्क्वायर के कारण भी आप कह सकते हो कि आप बन जाएंगे, जीरो बन जाएंगे। ये टर्म हो गई कैंसिल, बच गया जीरो। तो हमारे पास जो फाइनल आ चुका है अभी के लिए वो ये आ चुका है, डेल क्रॉस कर्ल क्यू बाय कर्ल टी माइनस डेल क्रॉस क्यू क्रॉस एक्साई इज इक्वल टू जीरो। लेकिन अभी भी इस इक्वेशन में थोड़ी सी कमी है। क्या कमी है? यहाँ पर तो एक्साई नहीं बना है। यहाँ पे एक्साई कैसे बन सकता है? अगर मैं ये कर्ल बाय कर्ल टी को बाहर ले आऊं तो डेल स्क्वायर क्यू क्या होता है आपका? डेल इंटू क्यू, एक्साई। एक्साई। तो कर्ल बाय कर्ल टी को बाहर ले आएंगे, इसको अंदर ले जाएंगे ताकि एक्साई बन जाए, और इसको हम इस साइड ला सकते हैं, इक्वल टू में पॉजिटिव बन जाएगा ताकि पॉजिटिव बन जाए। ठीक है, तो ये तो बन गया कर्ल एक्साई बाय कर्ल टी। इधर तो एक्साई में इक्वेशन आ गई। अब जो ये वाली इक्वेशन है इसको भी थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। देखो क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिपल क्रॉस में प्रोडक्ट है, इसको कैसे ओपन किया जाता है? एक्साई डॉट डेल, पहले तो फर्स्ट और थर्ड की डॉट क्यू एज इट इज माइनस फर्स्ट और सेकंड की डॉट करो, डेल डॉट क्यू लिखो या क्यू डॉट डेल लिखो, आपकी मर्जी है। वैसे हम डेल्टा बाद में लगाते हैं। एक्साई डॉट प्रोडक्ट हो रही है ना दोनों की, डॉट में आगे लिख लो पीछे लिख लो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब ये वाला पार्ट बता सकते हो मुझे, क्यू डॉट डेल जीरो होता है नहीं होता है? किसी को कुछ याद है ये कहाँ पे आया था? थोड़ा सा खोल के लिखो इसे। अगर आप ध्यान से देखो, करली u बाय करली x प्लस करली v बाय करली y प्लस कर्ल w बाय करली z इज इक्वल टू जीरो। किसकी इक्वेशन है ये? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। कुछ यही थी आपकी स्पेशल केस में, कार्टेशियन में जब हमने चेंज किया था, इनकम्प्रेसिबल स्टडी फ्लो सब उस केस के अंदर हमने यही वाली फाइनल इक्वेशन लिखी थी। तो ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आपकी हर जगह होल्ड करती है, कोई भी मोशन हो तो इसकी वैल्यू तो क्या रहेगी आपकी? जीरो। ये हो गया खत्म। सिर्फ आपकी इक्वेशन क्या आ चुकी है फाइनल? कर्ल एक्साई बाय कर्ल टी इज इक्वल टू एक्साई डॉट डेल इनटू क्यू। ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ चुकी है एक्साई के अंदर। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं वॉटिसिटी इक्वेशन, या फिर आप इसको हेल्महोल्ट्ज वॉटिसिटी इक्वेशन भी बोलते हैं। ये इक्वेशन आई है आपकी, क्या इक्वेशन आई है? कर्ल एक्साई बाय कर्ल टी इज इक्वल टू एक्साई डॉट डेल इनटू क्यू। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं?
या तो आप वॉर्टिसिटी इक्वेशन भी बोल सकते हो सिंपल, ये वाली आपको ड्राइव करनी होगी अगर पेपर में वॉर्टिसिटी इक्वेशन आती है, या फिर हम हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन भी बोलते हैं इसे, वॉर्टिसिटी इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं अगर मॉडिफिकेशन कर दूं, हमने इनिशियल में बॉडी फोर्स कंजर्वेटिव लिए थे ना, अगर हम कंजर्वेटिव ना लेते तो क्या फर्क पड़ता है इक्वेशन में। मैंने यहाँ पे बॉडी फोर्स कंजर्वेटिव लिए तो उस वजह से यहाँ पे हमारा डेल ओम बन गया था, तो डेल ओम ना बन के क्या बनता, एफ ही रहता, ठीक है। कर्ल लेते तो डेल क्रॉस एफ आता है, कैंसिल ना होता, डेल क्रॉस एफ आता है यहाँ पे, तो ये आगे तक चलता रहता है ना। तो फाइनल इक्वेशन में राइट हैंड साइड में अगर हम बॉडी फोर्स कंजर्वेटिव नहीं लेते हैं तो डेल क्रॉस एफ और ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका स्पेशल केस हो गया कि अगर बॉडी फोर्स कंजर्वेटिव ना होते तो फाइनल वॉर्टिसिटी इक्वेशन क्या बनती, कर्ल xi बाय कर्ल t, ठीक है। एक सेकंड रुकना भाई, इसके अंदर थोड़ा सा हमने स्पेशल केस था जो मैंने डेल, एक मिनट में दोबारा से थोड़ा सा करेक्ट करूंगी इस पॉइंट को, जो यहाँ पे हमने जीरो पुट किया स्पेशल केस में सिर्फ पुट करेंगे, जब आपका केस क्या हो, स्टडी केस हो, उसके अंदर ये वाली इक्वेशन बनी थी हमारी इनकम्प्रेसिबल फ्लो, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ गिवन नहीं था। तो इस केस में हम कर क्या सकते हैं, अब गिवन नहीं है कुछ भी, तो इस इक्वेशन से मैं आगे दोबारा चलूंगी स्पेशल केस ना लेते हुए, कर्ल xi बाय कर्ल t इज इक्वल टू xi डॉट डेल q माइनस q डॉट डेल xi, ये है आपके पास। तो इसको आप यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, जो आपके फाइनल इक्वेशन आई है, कर्ल xi बाय कर्ल t इज इक्वल टू xi डॉट डेल q माइनस q डॉट डेल xi, ये इक्वेशन थी, इसको इस साइड ले आओ, कर्ल xi बाय कर्ल t प्लस q डॉट डेल xi इज इक्वल टू xi डॉट डेल इंटू q, इस साइड ले आए हैं आप। अब ध्यान से देखो xi दोनों में कॉमन आ रहा है, तो इधर से कॉमन ले लो xi, कर्ल बाय कर्ल t प्लस q डॉट डेल इंटू xi इज इक्वल टू xi डॉट डेल्टा इंटू q। तो अगर हम ध्यान से देखें क्या है आपका, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, मैम डी बाई डी टी, यस टोटल वाला बन गया, रिलेशन बन गया यहाँ पे, तो डी एक्साई टोटल वाला आ गया, डी एक्साई बाई डी टी इज इक्वल टू एक्साई डॉट डेल इंटू क्यू। तो ये कब बना है, जब हमने जनरल फ्लो लिया, कोई भी फ्लो है, इन केस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स ओनली, एक ही कंडीशन थी कंजर्वेटिव फोर्स की। अगर कंजर्वेटिव फोर्स की कंडीशन ना होती, अगर हम जनरल केस ही निकाल रहे हैं बिल्कुल ही, अगर कंजर्वेटिव की भी कंडीशन ना होती तो हमारे पास क्या बनता है, एक्साई डॉट डेल इंटू क्यू प्लस कर्ल एफ, ये वाली टर्म और एक्स्ट्रा आ जाती। तो ये एक इसका और जनरल केस हो गया जिसमें हम कंजर्वेटिव की कंडीशन भी हटा दें, ठीक है। क्लियर हुआ है, बताइए किसी को कोई डाउट है। नो मैम। चलिए, तो इसी के अंदर एक छोटा सा और क्वेश्चन हम करेंगे। अभी हमने एक जनरल फ्लो ले रखा है, थ्री डायमेंशनल फ्लो है जिसमें एक्स वाई जेड तीनों है ना। अब इसी के अंदर मैं एक पर्टिकुलर केस ले लूं फॉर टू डायमेंशनल फ्लो। अगर मैं यहाँ पे टू डायमेंशनल का फ्लो ले लूं, टू डायमेंशनल फ्लो मतलब इस केस में अगर आप ये वाली टर्म निकालना चाहोगे, एक्साई डॉट डेल, देखो क्या आएगी, करके देखते हैं। एक्साई की वैल्यू क्या होगी, पहले तो एक्साई की वैल्यू निकालते हैं। एक्साई क्या होता है, आई जे के। अब क्योंकि टू डायमेंशन है, एक्साई होता है कर्ल क्यू, कर्ल मतलब डेल क्रॉस क्यू, ये होता है, और क्यू में यू भी डब्ल्यू ये आते हैं। लेकिन ये टू डायमेंशन में है तो ये जीरो और ये भी जीरो, टू डायमेंशन है तो जेड का तो कोई पार्ट ही नहीं होगा ना, एक्स और वाई का ही पार्ट रह गया। तो इस केस में एक्साई की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, अगर ध्यान से देखो तो सिर्फ के वाला कंपोनेंट है, करली वी बाय करली एक्स माइनस करली यू बाय करली वाई इंटू के क्या, ये एक्साई की वैल्यू आ गई। और एक्साई की जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे डेल्टा के साथ, टू डायमेंशन में डेल्टा क्या बनेगा, करली बाय करली एक्स आई कैप करली बाय करली वाई जे कैप और जीरो के कैप बनेगा। तो अब मुझे इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट करके बताओ क्या आंसर आएगा। जीरो। जीरो आ गया भाई, के वाले की केस होएगी, यहाँ के जीरो है, ये खत्म। इधर आई जे वाले जीरो है तो उनकी यहाँ पे जीरो बन जाएगी, आई आई वाला जे जे के साथ के वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट में आता है।
तो यहाँ पे जो है एक्साई डॉट डेल अगर आप करेंगे उसकी वैल्यू आ रही है 0 एक तरीके से। तो जो हमारी वोर्टिसिटी इक्वेशन आई थी कंजर्वेटिव के केस में एक्साई डॉट डेल इंटू क्यू, ये 0 होने के कारण ये वाला पार्ट 0, तो इस केस के अंदर एक्साई क्या आ गया आपका कांस्टेंट आ चुका है, एक्साई इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जब हम 2 डायमेंशन फ्लो लेते हैं उस केस में वोर्टिसिटी फॉर कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। हमेशा ध्यान रखना 2 डायमेंशन मोशन के लिए आपकी वोर्टिसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, आइडियल फ्लूइड है अगर उस केस में। तो ये आपका 4th सेमेस्टर में फिर से सब्जेक्ट आने वाला है विस्कस फ्लूइड डायनामिक्स का। तो उसके अंदर पहला जो सबसे पहला आर्टिकल हो यही हम ऑब्जर्व करेंगे, एक्साई कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा टॉपिक। अब इसी पे बेस एक हम एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल वैसे तो आज तक आया नहीं है आपका ये वाला जो हम एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। इजी सा एग्जाम्पल है, कुछ ज्यादा नहीं करना है, जस्ट सॉल्व करना है जो पूछा गया उसको। वोर्टिसिटी इक्वेशन ही निकालनी है, वोर्टिसिटी निकालनी है। वोर्टिसिटी इक्वेशन तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना आपको आता है, तो वही करना बस आपने। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। तनु एक बार क्वेश्चन रीड करो जो एग्जाम्पल दे रखा है ना इसी के नीचे, वोर्टिसिटी इक्वेशन के। और जो ये मैंने कराया है ना अभी, ये आपको सॉल्व नहीं करके दिया हुआ एक्साई डॉट डेल इज इक्वल टू 0। तो नोट कर लो एक्साई डॉट डेल 0 कैसे बना है आपका 2 डायमेंशन के केस में। इन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है, मैंने आपको ओपन करके दिखाया है। यस मैम, करूँ मैं वो? हाँ, क्वेश्चन बोलो। A motion of inviscous to incompressible fluid of uniform density is symmetrical about the axis r is equal to 0, where r, theta, and z are cylindrical polar coordinates. The cylindrical polar resolves of velocity r, q r, r z, co, or q z r z. Show that if a fluid particle has vorticity of magnitude z naught, when r is equal to r naught, its vorticity when at general distance r from the axis of symmetry has magnitude xi is equal to mu xi naught by r naught into r, if any body of force acting r conservative. देखिए क्या बोला है इस क्वेश्चन में आपको कि इनविस्किड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड लिए, मतलब आइडियल फ्लूइड है जो इनकम्प्रेसिबल है। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ही है आपका, मतलब डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी कहीं ना कहीं, यूनिफॉर्म डेंसिटी है, इज सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस r इज इक्वल टू 0। देखो सिमेट्रिकल अबाउट द एक्सिस r इज इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या है कि r के अबाउट जो रोटेशन है, ठीक है, वो सिमेट्रिकल है r के अबाउट, मतलब थीटा के कंपोनेंट खत्म होने वाले हैं। इवन आगे इन्होंने लिख भी दिया है द सिलेंड्रिकल पोलर रेजोनेट ऑफ वेलोसिटी r, जो वेलोसिटी के कंपोनेंट इन्होंने दिए वो यही दिए, देखो क्यू आर 0 क्यू जेड, थीटा वाला कंपोनेंट दिया ही नहीं, वो 0 हो रहा है। तो जब भी सिमेट्री होते हैं तो थीटा के अलोंग जो डेरिवेटिव है वो सारे 0 हो जाते हैं, थीटा के अलोंग जो चेंजेस है वो 0 हो जाते हैं, क्योंकि जो सिमेट्री है वो r इज इक्वल टू 0 के अबाउट है। ठीक है, तो थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें था जो आगे इसने मेंशन भी कर दिया कि थीटा वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा। तो इसमें शो क्या करना है आपको, शो ये करना है कि एक्साई की वैल्यू ये निकलेगी, एक्साई इज इक्वल टू एक्साई नॉट बाय आर नॉट इनटू आर। ये एक्साई की वैल्यू मिलेगी आपको कब, यहाँ पे एक्साई नॉट और आर नॉट क्या है, इनिशियल कंडीशंस है। ये इनिशियल कंडीशंस आपको इसके अंदर दी हैं कि जब r इज इक्वल टू आर नॉट है तो एक्साई की वैल्यू क्या है, एक्साई नॉट है। ये इनिशियल कंडीशन देके जो हम पुट करेंगे, r इज इक्वल टू आर नॉट है जब एक्साई क्या है, एक्साई नॉट है। ठीक है, तो ये एक्साई की वैल्यू आपको निकालनी है, और किस केस में निकालने, कंडीशन भी दे रखी है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, साथ साथ बॉडी फोर्सेस कैसे हैं, कंजर्वेटिव, बॉडी फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्लियर हुई है? यस मैम। चलिए, तो वोर्टिसिटी निकालने के लिए अभी हमने ऊपर वोर्टिसिटी इक्वेशन पढ़ लिया, उसी से हम शुरू करेंगे। स्टेटमेंट क्या निकालना है? देखो स्टेटमेंट ये है कि Q के कंपोनेंट आपको दे रखे हैं, क्यू आर 0 क्यू जेड, क्यू थीटा का कोई कंपोनेंट नहीं है, वो 0।
एक्साई की वैल्यू आपको ये शो करनी है, जो मैंने लिखा है बॉक्स के अंदर, ये शो करना है आपको एक्साई नोट बाय आर नोट इंटू आर। यहाँ पे एक्साई नोट आर नोट क्या है, इनिशियल कंडीशन है, आर इज इक्वल टू आर नोट पे एक्साई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्साई नोट हो जाएगी, इनिशियल कंडीशन है। ठीक है, क्लियर हुआ है? हाँ जी दी। चलिए, तो ये जो है आपके पास डी एक्साई बाई डी टी हमने यहाँ पे लिया है, एक्साई डॉट डेल इंटू क्यू लिखा है यहाँ पे, ये हमारे पास वोर्टिसिटी इक्वेशन थी, इसी से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हम एक्साई की वैल्यू निकालेंगे। जो वोर्टिसिटी हमने इक्वेशन निकाली है डी एक्साई बाई डी टी इज इक्वल टू, कंजर्वेटिव फोर्स वाला केस लेना है, इन्होंने कंडीशन दे रखी है आपको, हमने कंजर्वेटिव वाली ही इक्वेशन लिखी है, डी एक्साई बाई डी टी इज इक्वल टू एक्साई डॉट डेल इंटू क्यू। तो ये अब आपका मैं छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ कि एक्साई डॉट डेल आपने खुद निकाल के आना है, ये आप सॉल्व कर सकते हो ना। एक्साई की वैल्यू निकालो, कंपोनेंट दे रखे हैं क्यू आर 0 क्यू जेड, सिलेंड्रिकल कंपोनेंट है आर थीटा जेड, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में एक्साई निकालना, कर्ल क्यू निकालना सिखाया था, क्या रहता है आर 1 इंटू आर एच 1 आर एच 2 थीटा कैप, तो एच 2 की वैल्यू आर लेते हैं 1 आर 1 इंटू जेड कैप, फिर यहाँ पे कर्ल बाय कर्ल आर, कर्ल बाय कर्ल थीटा, कर्ल बाय कर्ल जेड, 1 बाय एच 1 एच 2 एच 3 बाहर आता है विच इज आर हो जाएगा, 1 इंटू आर इंटू 1, यहाँ पे क्यू आर, यहाँ पे आर इंटू 0 क्योंकि क्यू थीटा का कंपोनेंट 0 है, आर इंटू 0, और यहाँ पे क्यू जेड। तो इसको सॉल्व करोगे आप, आपके पास एक्साई की वैल्यू आ जाएगी, फिर इसकी डॉट प्रोडक्ट डेल के साथ करनी है। डेल्टा क्या होता है आपका सिलेंड्रिकल में, वो भी आपको याद होगा, याद है ना डेल्टा, सिलेंड्रिकल में आर कर्ल बाय कर्ल आर प्लस थीटा कैप 1 बाय आर कर्ल बाय कर्ल थीटा और प्लस जेड कैप कर्ल बाय कर्ल जेड, सिर्फ यहाँ पे एक आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप निकाल सकते हैं। तो एक्साई डॉट डेल इंटू क्यू, ये आप खुद से आज ट्राई करेंगे, ये आपका होमवर्क है और सभी ने करके आना है, देखते हैं कौन निकाल पाएगा सही। यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है, जो हमें प्रूव करना है ना, उसको प्रूव करने के लिए एक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा हमें। तो मैं ये लिख रही हूँ एक बार, जो मेरा फाइनल निकला है ना, इसी को मैं लिख रही हूँ एक बार, ये आप निकाल लेंगे खुद यहाँ तक, इसलिए मैं करके नहीं दिखा रही हूँ आपको। डी एक्साई बाई डी टी इज इक्वल टू, क्या निकलेगा हमारा, एक्साई डॉट डेल इंटू क्यू, यही था। तो एक्साई डॉट डेल इंटू क्यू की वैल्यू आपकी ये आई है, क्यू आर बाय आर कर्ल क्यू आर बाय कर्ल जेड माइनस कर्ल क्यू जेड बाय कर्ल आर कर्ल आर बाय कर्ल थीटा, ये आप निकाल पाओगे, देखना यहाँ तक आपका आएगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा जो हम बात बता रहे थे आपको, इसके अंदर ये छोटा सा ट्विस्ट क्या है, जो हम ट्विस्ट की बात कर रहे हैं, आपको प्रूफ कंप्लीट करने के लिए इसका आंसर, ये वाला आंसर मुझे बता सकता है कोई कि कर्ल आर कैप बाय कर्ल थीटा क्या होगा? छोटा सा क्वेश्चन है। मतलब जो यूनिट वेक्टर आर वाला है, सिलेंड्रिकल में अगर हम बात करें, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट मैंने आपको इनिशियली बताए थे कि अगर यहाँ पे कोई 3D का पॉइंट है, उसको हम 2D में लेके आते हैं, ये आर हो जाता है, ये थीटा हो जाता है, और ये हमारा जेड का काम कर रहा है, ऊपर जितनी हाइट जा रही है ये जेड का काम कर रहा है। तो यहाँ से आर कॉस थीटा, एक मिनट, आर कॉस थीटा ये वाला, आर साइन थीटा वाला, कुछ इस तरीके से हमारे निकलते हैं। ठीक है, वो तो जो आएगा आ जाएगा आर और थीटा की टर्म में। मेन बात ये थी कि आर एक्सिस में जब हम रोटेशन देखना चाह रहे हैं, डेरिवेटिव देखना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो उसका आंसर क्या आने वाला है, यूनिट वेक्टर आर में थीटा की रोटेशन लेना, कहाँ पहुंच जाएंगे हम? ये यूनिट वेक्टर आर है, ये आर कैप बन गया यूनिट वेक्टर आर के। अगर मैं एक्सिस को देखूं, एक्सिस के अलोंग ही होता है ना उसका यूनिट वेक्टर, कभी भी हम उसका यूनिट वेक्टर बनाते हैं नॉर्मलाइज, तो उसी एक्सिस के अलोंग होता है। तो आर को चेंज देखो थीटा के विद रिस्पेक्ट, तो आर में अगर मैं चेंज करूं थीटा के विद रिस्पेक्ट, आप कहाँ पहुंच रहे हो? इस वाली एक्सिस पे। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कहीं ना कहीं थीटा कैप को। तो जो इसका आंसर आएगा वो थीटा कैप आएगा। तो ये ट्विस्ट था इसके अंदर कि इसकी वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, थीटा कैप पुट करेंगे। ये आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करना है यहाँ से किसी भी तरीके से। और इसी तरीके से अगर आप कर्ल जेड कैप बाय कर्ल थीटा निकालोगे, मतलब इस वाली एक्सिस का थीटा के लॉन्ग चेंज, तो अगर मैं इस एक्सिस का थीटा के लॉन्ग चेंज देखूं तो कोई चेंज नहीं है, नो चेंज है, इसका थीटा से कोई
लेना देना नहीं है, ये एक हाइट है, तो ये क्या आएगा यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, तो दो हमारी नोटेशन यहाँ पे देखनी पड़ेंगी, बाय फिगर विजुअलाइज करना पड़ेगा माइंड में, फिगर बना के नहीं दिखाना आपने कुछ भी, बस डायरेक्ट वाली वैल्यू पुट करनी है बीच में। ठीक है, तो ये आप कर लोगे, आगे सॉल्व करोगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा आपका। ठीक है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो मैं आगे से ही कर रही हूँ इसको, जो आपकी एक्साई डॉट डेल इंटू क्यू की वैल्यू आई है ना फाइनल, उससे सॉल्व कर रही हूँ मैं आगे। तो ये आ चुका आपके पास, कर्ल एक्साई बाय कर्ल टी इज इक्वल टू एक्साई डॉट डेल इंटू क्यू, ये था इनिशियल, इसकी वैल्यू आपके पास आ चुकी है क्यू आर बाय आर इंटू एक्साई। इससे आगे अब हम सॉल्व करेंगे। अब मुझे ये बताओ, जो ये लिखा है मैंने, इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ? इसको सॉल्व करने के लिए हम थोड़ा सा ब्रेक करेंगे। क्या ब्रेक करेंगे? यहाँ पे पुट करेंगे क्यू आर की वैल्यू। देखो क्यू आर क्या है, अगर मैं क्यू आर की बात करूं तो क्यू का कंपोनेंट है क्यू आर कैप के अलोंग, है ना, तो और प्लस जो भी थीटा और जेड वाला जो भी होगा, तो क्यू आर को हम ये लिख सकते हैं क्यू की डॉट प्रोडक्ट आर कैप के साथ। ये होगा ना, अगर मैं इस क्यू की डॉट प्रोडक्ट कर दूं आर कैप के साथ, तो यहाँ पे भी आर कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट होगी और इस पूरे की भी आर कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट होगी। तो आर आर वाले की 1 होके सिर्फ बचेगा क्यू आर, बाकी ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा। तो क्यू आर की वैल्यू हम लिख सकते हैं क्यू की डॉट प्रोडक्ट आर कैप के साथ। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। चलिए, तो इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे अभी के लिए, और साथ में यहाँ पे हम एक थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन भी करने वाले हैं। ये पुट करने के बाद देखो यहाँ पे अगर मैं पुट करूंगी कर्ल एक्साई बाय डी एक्साई बाय डी टी इज इक्वल टू क्यू आर की जगह क्यू डॉट आर कैप इंटू एक्साई। बाय में जो आर था इसको मैं इस साइड ले गई हूँ, लेफ्ट हैंड साइड में। तो अभी तक हम इस इक्वेशन पे आ चुके हैं, आर डॉट डी एक्साई बाय डी टी इज इक्वल टू क्यू डॉट आर इंटू एक्साई। अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं। अब बेसिकली यहाँ पे हमें एक ऑब्जर्व करनी है कि अगर मैं ये लिख रही हूँ, अभी ये छोड़ दो भाई, इस लाइन को यहीं पे स्किप कर दो जो हमारी निकला है, अभी तक हमारा ये निकल चुका है। इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी टेक्निक यूज करेंगे। क्या टेक्निक यूज करेंगे? यहाँ से क्या हम ये लिख सकते हैं कि आर वेक्टर का स्क्वायर लूं चाहे मैं आर का स्क्वायर लूं, दोनों सेम ही बात होंगी? बताइए। जब हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का स्क्वायर करते हैं तो आई मतलब फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस थर्ड कंपोनेंट का स्क्वायर अंडर द रूट, मतलब वो एक स्केलर क्वांटिटी बन जाती है। स्क्वायरिंग करते ही वो एक स्केलर क्वांटिटी बन जाती है। तो चाहे मैं आर वेक्टर का स्क्वायर करूं या फिर मैं उस पर वेक्टर ना लगाऊं, फर्क क्या पड़ता है? वो तो स्केलर क्वांटिटी है, उसे वेक्टर ना भी लगाएं तो सेम ही बात है। ठीक है ना, तो ये मैं लिख सकती हूँ आर वेक्टर का स्क्वायर और आर का स्क्वायर दोनों क्या होगा? इक्वल होगा। अब इसको ओपन करते हैं, चलो दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लो, डेरिवेटिव बोथ साइड। तो यहाँ आ जाएगा 2r कैप डी आर बाई डी टी, विद रिस्पेक्ट टू टी ले रही हूँ। ऐसे ही जब हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बन जाएगा आपका? r डी आर बाई डी टी। ध्यान रखना दोनों में सिर्फ और सिर्फ वेक्टर लगाने का और ना लगाने का फर्क आ रहा है। एक साइड वेक्टर चल रहा है, दूसरी साइड वेक्टर नहीं चल रहा है। इस r को अगर मैं बाय में ले आऊं उधर, देखो ये वेक्टर बाय में उसी का मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, हाँ यूनिट वेक्टर बन गया। आर कैप लिख सकते हैं डी आर बाई डी टी, इधर भी डी आर बाई डी टी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आर कैप, ये क्या है? डी आर बाई डी टी होता क्या है वैसे? क्यू। वेलोसिटी। वेलोसिटी। आर डॉट क्यू इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी आ चुका है। तो हमने यहाँ पे आर डॉट क्यू की वैल्यू निकाल ली। देखो ये हमें चाहिए थी, तो मैंने इसका यूज करके जो हमें चाहिए था उसकी वैल्यू निकाली। देखो आर डॉट क्यू की वैल्यू हमें चाहिए थी जो हमने निकाली है, ये हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं डी आर बाई डी टी आई हमारे पास। ठीक है, तो इसको पुट कर दिया मैंने। अब मैं इसी को वापस लिख रही हूँ इक्वेशन को, जो हमारी फाइनल इक्वेशन बन चुकी है फर्स्ट वाली। क्या बन चुकी है फर्स्ट इक्वेशन? आर डी एक्स आई बाई डी टी इज इक्वल टू
डी आर बाई डी टी पुट हो गया, इनटू में था एक्साई, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा लग रहा है हमें देखने में, क्योंकि आर डी एक्साई बाई डी टी माइनस एक्साई डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू 0, ये बन चुका है। अभी थोड़ी सी जो इसमें दिक्कत लग रही है हमें, ये अभी किसी का टोटल डेरिवेटिव बना है क्या? क्या इसको किसी का डी ऑफ लिख सकते हो? नो मैम। कब लिख सकते हैं? बाय में कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कुछ, भाई ये इक्वेशन उसी फॉर्म की बन गई जो ओडी में चलता था, एम डी एक्स प्लस एम डी वाई वाला टाइप वाला फॉर्म हो गया है। यहाँ पे इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्साई करेंगे तो 1 आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू आर, इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्साई करेंगे तो -1 आ रहा है, 1 इज नॉट इक्वल टू -1। अभी तो हमें ये पता चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कर्ल एम बाय कर्ल जो y है नॉट इक्वल टू कर्ल n बाय कर्ल x, अभी तो ये बात चल रही है। अभी ये एग्जैक्ट इक्वेशन तो नहीं है, लेकिन इसको हम एग्जैक्ट बना सकते हैं किसी से मल्टीप्लाई करके। तो देखो मैं किससे कर रही हूँ डिवाइड, इधर मैं डिवाइड कर रही हूँ आर स्क्वायर से, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। देखो इससे क्या फायदा मिला आपको, जैसे आपने आर स्क्वायर से डिवाइड किया है तो कहीं ना कहीं ये टोटल डेरिवेटिव बन गया डी बाई डी टी ऑफ एक्साई बाय आर। करके देखो, सॉल्व करके देखो, डी बाई डी टी एक्साई बाय आर का लो, यू बाई वी फॉर्मूला, नीचे क्या बन जाएगा आर स्क्वायर, फिर आर एज इट इज डी एक्साई बाय डी टी चलेगा, बाहर डी टी बैठा है, माइनस फिर एक्साई एज इट इज और आर का डेरिवेटिव डी आर बाई डी टी। तो क्या आप इस चीज से अब जस्टिफाइड हैं कि मैंने जब आर स्क्वायर से डिवाइड किया है तो मेरा ये एग्जैक्ट बन गया है? क्लियर है? हाँ जी दी। चलिए, तो अगर d बाई डी टी ऑफ एक्साई बाय आर 0 आ जाए, इट मीन्स ये क्या इंप्लाई कर रहा है, एक्साई बाय आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, यही अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक्साई बाय आर कांस्टेंट आया है आपके पास, एक्साई बाय आर कांस्टेंट विच इज इक्वल टू से सी। हमारे पास यहाँ इनिशियल कंडीशन थी कि जब r इज इक्वल टू आर नोट है तो एक्साई इज इक्वल टू एक्साई नोट है, ये आपने बोला था। तो यहाँ पे अगर मैं एक्साई को एक्साई नॉट पुट कर दूं और r को r नॉट पुट कर दूं तो मेरे पास c की वैल्यू निकल आई है। तो c की वैल्यू है, इसको वापस पुट कर दो ऊपर, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। जैसे मैंने वापस पुट कर, देखो मैं वेक्टर लगाऊं ना लगाऊं वो कांस्टेंट है, वैसे ही कांस्टेंट वेक्टर लिखो तो कोई डायरेक्शन नहीं रहती है, कोई फर्क नहीं। तो c की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहाँ पे, एक्साई नॉट बाय आर नॉट, तो एक्साई का आंसर आ चुका है। एक्साई कितना निकल गया, इसको इस साइड ले जाओ, आर को, एक्साई नॉट बाय आर नॉट इनटू आर, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर हुआ है? यस मैम। यस, तो ये आपका आर्टिकल था जो आज हम करने वाले थे, और नहीं करेंगे आगे क्योंकि नेक्स्ट आर्टिकल थोड़ा सा बड़ा है आपका, एनर्जी इक्वेशंस करने वाले हैं हम, काइनेटिक एनर्जी पे काम करने वाले हैं। तो केल्विन मिनिमम एनर्जी थ्योरम भी पढ़ेंगे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी और मिनिमम एनर्जी, ये दो थ्योरम मेनली रह गई हैं, और फिर यूनिकनेस थ्योरम आपका सेक्शन ये वाला कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इंपल्सिव मोशन का करेंगे लेकिन वो हम थोड़े टाइम बाद करेंगे, उससे बाय चांस क्वेश्चन आ जाता है। 95% तक यहीं से क्वेश्चन बनेगा, 5% इंपल्सिव का क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। तो किसी को अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। चलिए देन, कल मिलेंगे सेम टाइम पे।